कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको के एक खंडर से, जहां दो बेघर व्यक्ति बैठे होते हैं। इनमें से एक व्यक्ति के पांव जमीन में धंस जाता है और खोजने पर उसे जर्मन नाजियों के झंडे में लिपटा हुआ एक भाला मिलता है। ये भाला स्पेयर ऑफ डेस्टिनी है, जो किसी के पास हो तो वो तकदीर बदलने की शक्ति पा लेता है। ये भाला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से गायब था। वो भाला हाथ में लेते ही इस व्यक्ति को अजीब गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अपने दोस्त को नजरअंदाज करता हुआ एक दिशा में चलने लगता है। इसी दौरान वो एक कार से टकराता है, जहां इस हादसे में कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आती, मगर उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है और वो अंधाधुंध एक दिशा में दौड़ने लगता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में हम एक औरत को देखते हैं जो एक कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को छत से उल्टा लटके देखकर डर जाती है। वो डर के मारे चीखने लगती है और पूरी बिल्डिंग में उसके चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं। कुछ देर बाद वहाँ टैक्सी से एक भूतों का मशहूर तांत्रिक जॉन कॉन्स्टेंटाइन आता है, जिसे चर्च के फादर मैनेसी ने वहाँ बुलाया था। इस लड़की के शरीर में एक डेमन घुस चुका था। डेमन्स नर्क में रहने वाले शैतान होते हैं, जिन्हें इंसानी दुनिया में आने की इजाजत नहीं होती। कॉन्स्टेंटाइन लड़की के कमरे में दाखिल होता है, जहाँ वो लड़की बिस्तर पर लेटी नजर आती है। कॉन्स्टेंटाइन खिड़की के पर्दे हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी लड़की पर पड़ सके। ऐसा करने से लड़की के शरीर में घुसा डेमन तड़प उठता है। इसके साथ ही कॉन्स्टेंटाइन एक सिंबल की परछाई उस लड़की पर डालता है, जिससे डेमन की तड़प में इजाफा हो जाता है। उसे तड़पता देखकर कॉन्स्टेंटाइन उस लड़की के ऊपर बैठता है और लड़की के कान में अपना नाम बोल के डेमन को नर्क में लौटने का आदेश देता है। कॉन्स्टेंटाइन एक माहिर तांत्रिक है, जिसके नाम से शैतान दूर भागते हैं, मगर ये डेमन इसके लिए समस्या खड़ी कर देता है और उसे धमकी देता है कि मेरे काम में दखल न दो। इसकी धमकी सुनकर कॉन्स्टेंटाइन गुस्से में आ जाता है और एक सिंबल लड़की के माथे पे रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। कॉन्स्टेंटाइन के ऐसा करते ही डेमन तड़पने लगता है और लड़की का जिस्म बुरी तरह झटके खाता है। कुछ ही देर में लड़की का शरीर साकित हो जाता है और कॉन्स्टेंटाइन लड़की की सांस चेक करने के लिए अपना कान उसके चेहरे के पास ले आता है। तभी वो डेमन उस लड़की की गर्दन से निकल के उस पे हमला कर देता है, मगर कॉन्स्टेंटाइन उसे घूंसा मार के शांत कर देता है। इस डेमन को अपने वश में करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन एक योजना बनाता है। वो एक 3 फुट लंबा आईना मंगवाता है और खिड़की का कांच तोड़कर आईने को रस्सियों से बांध देता है। वो आईने को इस तरह फिट करना चाहता है कि रस्सी खींचते ही आईना खिड़की से बाहर जा गिरे। वो कुछ लोगों को आंखें बंद करके ये आईना लड़की पे तानने का कहता है और मंत्र पढ़ने लगता है। इस दौरान एक व्यक्ति चोर नजरों से डेमन को देख लेता है और वो फौरन ही बूढ़ा हो जाता है। जैसे तैसे करके कॉन्स्टेंटाइन डेमन को आईने में कैद कर लेता है और रस्सी खींच के इस आईने को गिरा देता है, जो बाहर खड़ी टैक्सी पे गिर के रेजा रेजा हो जाता है। डेमन नर्क में लौट जाता है और लड़की को इस शैतानी शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। कॉन्स्टेंटाइन दिल ही दिल में परेशान होता है, क्योंकि इस डेमन को नर्क में वापस भेजना उसके लिए सफल न था। इस जगह को छोड़ने से पहले कॉन्स्टेंटाइन की नजर एक दीवार से लटके स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के चित्र पे पड़ती है, जिसे उतार के वो अपने पास रख लेता है। जाने से कबल उसे फादर मैनेसी अपनी मुर्दा लोगों की आवाजों को सुनने की शक्ति के बारे में बताते हैं, जिनसे वो परेशान होते हैं। कॉन्स्टेंटाइन उनका हिफाजती ताबीज उतार के उन्हें ये आवाजें सुनते रहने का कहता है और कहता है कि अगर कोई चौंका देने वाली आवाज सुने तो तुरंत उसे बताएं। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। इसके साथ ही ये कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ इसी शहर के एक चर्च में एक लड़की अपने पापों की माफी मांगती नजर आती है। वो एक शक्तिशाली पुलिस इंस्पेक्टर एंजेला थी, जो अपराधियों के खुफिया ठिकानों के बारे में किसी न किसी तरह जान लेती और उन्हें ढूंढ के मौत की घाट उतार देती। वो इस परिस्थिति से परेशान होती है, मगर फादर उसे तसल्ली देता है कि वो जो कर रही है खुदा की तरफ से किसी खास मकसद के लिए कर रही है। फादर की बातों से उसके दिल को तसल्ली मिलती है और वो घर लौट आती है। वही लड़की जब रात को सोती है तो इजाबेल नाम सुन के जाग जाती है। वो अचानक खुद को एक अस्पताल में पाती है। ये सब उसे चौंका के रख देता है और वो भागती हुई इमारत की छत पे पहुंच जाती है। वो अपना एक हाथ देखती है, जिस पर एक वैसा ही निशान उभर आता है जो उस व्यक्ति के हाथ पर था, जिसके पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी है। वो अपने हाथ में लगे अस्पताल के टैग को उतार के हवा में उछाल देती है। इसे कोई एक बार फिर इजाबेल के नाम से पुकारता है तो वो मुड़ के देखती है। देखते ही वो छत से कूद जाती है और नीचे बने पानी के पोल में गिर जाती है। इसके साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर की आंख खुल जाती है और वो सोच में गुम हो जाती है कि क्या ये कोई सपना था या कोई घटना घटने वाली है।
दूसरी जानिब अगली सुबह कॉन्स्टेंटाइन अपने बाथरूम में खून थूकता है। वो परेशान होकर अपना मुआयना करवाने के लिए उसी अस्पताल में जाता है जिसे लड़की ने अपने सपने में देखा था। मुआयने के बाद कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि ज्यादा सिगरेट नोशी के कारण वो कैंसर की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और उसकी जल्द मौत नियत है। वो दिल में परेशान होता है, मगर सुकून से डॉक्टर के सामने ही एक सिगरेट सुलगाता वहां से चला जाता है। इसी समय एंजेला उस अस्पताल में आती है जहां एक लाश से कपड़ा हटाते ही और दुखी हो जाती है। वो लाश एक लड़की की होती है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन इजाबेल थी। इजाबेल मानसिक अस्पताल में उसका इलाज हो रहा था। उसने कल रात अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी। यूं ये पता चलता है कि इसी रात जो कुछ कल रात एंजेला ने देखा था वो सपना नहीं था बल्कि वो घटना थी जो इजाबेल के साथ घटी थी। अपनी बहन की मौत से दुखी एंजेला अस्पताल से जाने के लिए लिफ्ट तक आती है जहां कॉन्स्टेंटाइन उसके कहने पर भी लिफ्ट का दरवाजा नहीं रोकता। दूसरी तरफ स्पेयर ऑफ डेस्टिनी लिए वो अनजान व्यक्ति किसी शक्ति के वश में होता है और चलता हुआ मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल हो जाता है। कहानी के अगले मोड़ में बीमन का किरदार सामने आता है जो कॉन्स्टेंटाइन का मित्र होता है और डेमन्स को मारने के हथियार बनाता है। वो कॉन्स्टेंटाइन को कुछ हथियार देता है जिनमें गोलियां, जॉर्डन नदी का जल, एक बॉक्स और एक आग उगलती हुई बंदूक शामिल है। ये सब हथियार कॉन्स्टेंटाइन ने डेमन्स से युद्ध करने के लिए मंगवाए थे क्योंकि वो कोई खतरा महसूस कर चुका था। कॉन्स्टेंटाइन डेमन को उस लड़की और डेमन का किस्सा बता के डेमन्स के मुताल्लिक जानकारी इकट्ठे करने का कहता है। इसके बाद वो अपने टैक्सी ड्राइवर चिप्स के साथ चर्च में जाता है। चिप्स अपनी टैक्सी में चर्च के बाहर ठहर जाता है और कॉन्स्टेंटाइन अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी और एंजेला की मुलाकात होती है। एंजेला लिफ्ट वाले वाकये पे उससे उलझती है और इन दोनों के दरमियान नोक-झोंक शुरू हो जाती है। एंजेला फादर से अपनी बहन की आखिरी रसूमात अदा करने का कहती है। आत्महत्या करने के कारण फादर इजाबेल की आखिरी रसूमात करने का आदेश नहीं देता क्योंकि ईसाई धर्म में आत्महत्या करना पाप है। एंजेला के नजदीक उसकी बहन की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि किसी ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया था। यही बात वो फादर को समझाने का प्रयास करती है मगर फादर उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन चर्च में एक हाफ ब्रेड एंजल गैब्रियल से मिलता है। हाफ ब्रीड एंजल्स मनुष्य होते हैं जिनके नेक कर्मों के कारण उन्हें खुदा से वरदान मिलता है और वो जमीन पे प्रवेश कर सकते हैं। वो आम व्यक्तियों की तरह नजर आते हैं। सिर्फ कॉन्स्टेंटाइन जैसे शक्ति रखने वाले लोग ही उनका असल रूप देख सकते हैं। हाफ ब्रीड एंजल्स की तरह हाफ ब्रीड डेमन्स भी होते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। उन्हें भी असल रूप में सिर्फ शक्ति रखने वाले लोग ही देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटाइन गैब्रियल से अपनी जिंदगी बढ़ाने का विधान करता है लेकिन वो माजरत कर लेती है कि ये उसके बस में नहीं। कॉन्स्टेंटाइन परेशान हो जाता है कि वो अपने अतीत में एक ऐसा पाप कर चुका है जिसके कारण मौत के बाद उसका ठिकाना नर्क होगा। वो पुण्य करके स्वर्ग में जाना चाहता है मगर गैब्रियल से जताती है कि वो लोगों का भला सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है जिसके कारण उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती। इस पर वो निराश होकर चर्च से निकलता है। चिप्स उसे पुकारता है मगर वो उसकी पुकार सुने बिना एक दिशा में चलने लगता है। तभी एंजेला कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुनती है। फादर मेनेसी को अपने मित्र कॉन्स्टेंटाइन की मदद करने के लिए अखबारों को छानते हैं। उन्हें मौत की खबर को छूते ही मरने वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी दौरान वो इजाबेल की खबर को छूते हैं। दूसरी तरफ एंजेला भी इजाबेल की मौत के बारे खोज कर रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज देखती है जो बेआवाज होती है मगर इजाबेल से उसे कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुनाई देता है जिससे मिलने की वो इच्छा करती है ताकि इससे मदद हासिल कर सके। इसी समय उसके आसपास रखे कई फोन एक साथ बज उठते हैं और वो घबरा जाती है। इसका मकसद अब कॉन्स्टेंटाइन से जल्द अज जल्द मिलना बन जाता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन सड़कों पे भटकता फिरता है। इसी दौरान उस पे एक डेमन हमला करके अपने कामों से दूर रहने का आदेश देता है। डेमन कॉन्स्टेंटाइन को धमकी भी देता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है जिसके अंत में इस डेमन की कार से टकरा के मौत हो जाती है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन एक नाइट क्लब में जाता है जिसका मालिक पापा मिडनाइट एक शक्तिशाली जादूगर है। इसने ये क्लब हाफ ब्रीड एंजल्स और हाफ ब्रीड डेमन्स के शांति से मिलने के लिए बनाया था। पापा मिडनाइट विंसर के खिलाफ है। इसका कॉन्स्टेंटाइन से पुराना वास्ता है जो उसे जानकारी देता है कि डेमन्स गलत इदारे से दुनिया में घुसना चाहते हैं जिन्हें आम हालात में दुनिया में घुसने की इजाजत नहीं। वो उसे अपने ऊपर होने वाले डेमन के हमले के बारे में भी बताता है। तभी वहाँ एक हाफ ब्रीड डेमन बाल्थज़ार की आमद होती है जिसे कॉन्स्टेंटाइन पहले ही नापसंद करता है। वो उस पर हाथ उठाता है और उनके दरमियान झगड़ा होने लगता है मगर पापा मिडनाइट उन्हें छुड़ा लेता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो क्लब से बाहर चला जाता है। उसे ढूंढते हुए एंजेला उसके घर आती है। वो उसे इजाबेल की मौत के बारे में सब कुछ बता के मदद मांगती है मगर वो इनकार कर देता है।
जब वो मायूस होकर वहां से निकलती है तो उसके पीछे काली परछाइयां देखकर कॉन्स्टेंटाइन को किसी गड़बड़ का एहसास होता है और जब